दोस्तों, आज अचानक से मुझे एक कहानी याद आ गई जिसका सारांश आपको सुनाता हूँ। साल है 25 जून 1975। आज ही के दिन देश में आपातकाल की घोषणा होती है और एक ही झटके में आयरन लेडी माने जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नायिका से विलन बन जाती है। ठीक उसी समय बिहार में एक शख्स ने देश को जोर से पुकारा। उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ठीक उसी तरह इस वक्त बिहार की जनता ने एक नाम जोर से पुकारा है जिसमें वहां की जनता को सभी संभावनाएं दिखाई पड़ती है। उनका नाम है पीके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उनका नाम है पीके। आजकल बिहार और मीडिया के गलियों में पीके का नाम खूब छाया हुआ है। ये किसी पार्टी से नहीं आती, लेकिन इतनी सारी पार्टी को सत्ता पर बिठाया है कि राजनीतिक में आज भी इन्हें लोग चाणक्य कहते हैं। दोस्तों, इनका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। दोस्तों, कुछ दिनों से बिहार के लोगों को उनके कस्बे कस्बे में जाकर उन्हें ये समझा रहे हैं। ज़रा उनकी ही जुबानी सुन लेते हैं कि क्या समझा रहे हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि हम इन्हें दूसरा जेपी क्यों कह रहे हैं। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर दे रहे हैं, अब फिर आके कह रहे हैं कि भैया बड़ा गरीब है। अरे जिसको एक वोट देकर आप प्रधानमंत्री बनाए वो आदमी लाखों करोड़ रुपया का मालिक है। एक वोट देकर जिसको आप मुख्यमंत्री बनाए वो आदमी 2.5 लाख करोड़ रुपया का मालिक है हर साल। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाजे पर दे दिए तो आप नहीं गरीब भिखार रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? दोस्तों, उनका कहना है कि लोगों को वोट की सही कीमत पता होनी चाहिए, जो कि यहाँ की जनता को वोट की सही कीमत पता नहीं है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं ना, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए की तिजोरी का मालिक बन जाता है। अब इतनी बड़ी तिजोरी की चाबी लोग 5 किलो अनाज पर जाति के नाम पर मुफ्त में दे देंगे तो भला उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जरा आप ही बताइए। लाखों रुपए की वोट जाति के नाम पर मुफ्त में दे देंगे, गरीबी कभी नहीं जाएगी। इसलिए एक वोट की ताकत को पहचानिए और समझिए। दोस्तों, आजकल प्रशांत किशोर इन्हीं शब्दों को लेकर पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2022 से पश्चिम चंपारण के भिथियारवा गांधी आश्रम से जन स्वराज पथ की यात्रा की शुरुआत की है। इन्होंने पश्चिम चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय से होते हुए झगड़िया आ पहुंची है। दोस्तों, अब बात करेंगे पीके के निजी जीवन के बारे में। दोस्तों, राजनीतिक के चाणक्य यानी पीके की कहानी शुरू होती है बिहार के बक्सर से। प्रशांत किशोर के जीवन की शुरुआत बिहार के बेहद छोटे से गांव बक्सर से हुई। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी इसी शहर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे बिहार से बक्सर निकले तो फिर मुड़कर नहीं देखा। उनका जीवन सफलता की आश्चर्यजनक कहानी है, जिसे देखकर लगता है कि इनमें साधारण व्यक्तित्व तो बिल्कुल ही नहीं है। इनकी किस्मत और इनके संघर्ष ने इन्हें यह उपलब्धि दी है, सिर्फ असाधारण लोगों में ही ये मिलती है। दोस्तों, प्रशांत किशोर की शुरुआती शिक्षा बक्सर से हुई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वे बक्सर से हैदराबाद चले गए। बाद में उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और ट्रेड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के तौर पर यूनाइटेड नेशन के लिए काम करने लगे। यूएन के लिए काम करते हुए उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में हुई। बाद में इनका तबादला बिहार हो गया। कुछ दिनों के बाद उन्हें यूएन के मुख्यालय में काम करने का मौका मिला। उन्होंने यूएन के तहत ही अफ्रीका के देशों में भी काम किया। इसी दौरान उन्होंने भारत के कुछ राज्यों में कुपोषण पर आधारित एक रिसर्च पेपर तैयार किया। इसमें गुजरात का भी जिक्र था। दावा किया जाता है कि इसी रिपोर्ट के बाद नरेंद्र मोदी से इनकी मुलाकात हुई। दोस्तों, पीके के पिता श्रीकांत पांडे बक्सर और इससे पहले भोजपुर जिले के शाहपुर में सेवा दिया करते थे। वे मूल तौर पर बिहार के ही रोहतास जिले के कोनारी गांव के रहने वाले थे। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया। प्रशांत किशोर के एक भाई और 2 बहनें भी हैं। दोस्तों, बक्सर में इस परिवार को जानने वाले बताते हैं कि प्रशांत किशोर के भाई दिल्ली में रहते हैं,
प्रशांत किशोर का जन्म 1977 बताया जाता है। इनकी मां बक्सर से सटे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली है। प्रशांत ने जानवी दास से शादी की है। जानवी पेशे से डॉक्टर है। वे असम के गुवाहाटी में पोस्टेड रही हैं। दंपति को एक बेटा भी है। जानवी से इनकी मुलाकात इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद यूएन के एक हेल्थ कार्यक्रम के दौरान हैदराबाद में हुई। यह मुलाकात पहले दोस्ती और फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, प्रशांत किशोर जब यूएन में काम कर रहे थे, उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई। वहां काम करने के बाद उन्हें पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बिहार भेज दिया गया था। जब उन्हें बिहार भेजा गया, उस समय आरजेडी की सरकार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। दोस्तों, प्रशांत किशोर का राजनीति से जुड़ाव 34 वर्ष की उम्र में हुआ। वे तब यूनाइटेड नेशन के तहत अफ्रीका में नौकरी कर रहे थे। 2011 में उनकी मुलाकात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। एक कार्यक्रम में प्रशांत किशोर की प्रस्तुति के अंदाज ने नरेंद्र मोदी को प्रभावित कर लिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए। प्रशांत ने अपनी नौकरी छोड़कर गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के लिए ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। उनका आईपैक नाम का एक संगठन है, जिसका पूरा नाम है इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। यह राजनीतिक दलों को ब्रांडिंग और चुनाव अभियान के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। दोस्तों, प्रशांत किशोर बतौर चुनावी रणनीतिकार के तौर पर बिहार में जदयू के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी काम किया है। यह एक वक्त था जब नीतीश भाजपा से अलग होकर राजद के साथ चले गए थे। नीतीश ने चुनाव जीते थे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी प्रशांत किशोर की सेवा ले चुके हैं। हाल ही में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में भी प्रशांत की सेवाएं ली हैं। प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के लिए भी काम किया है। दोस्तों, प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं। ऐसा भी चर्चा है कि वह इस यात्रा के जरिए बिहार की जनता का नब्ज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से कोई राजनीतिक फैसला ले पाए। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशांत किशोर के राजनीतिक कदम पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। प्रशांत किशोर की राजनीतिक पारी को लेकर जब से अटकलों का बाजार गर्म है, तब से लोग उनकी फैमिली और निजी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की उत्सुकता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रशांत किशोर अक्सर सार्वजनिक मंचों से कभी भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ कहना पसंद नहीं करते। प्रशांत किशोर ने पढ़ाई लिखाई के बाद विदेशों में नौकरी भी की है। जब से वह सामाजिक जीवन में आए हैं, तब से पूरा भारत ही उनका परिवार हो गया है। हालांकि समय समय पर प्रशांत किशोर अपने गांव आते जाते रहते हैं। दोस्तों, पीके की जन स्वराज यात्रा गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने जैसा है। गांधी जी ने अफ्रीका से लौटने के बाद अपना पहला आंदोलन चंपारण को ही चुना था। पीके ने भी अपनी यात्रा के लिए इसी स्थल को चुना है। देखते हैं कि पीके की यात्रा से मुख्य तौर पर बिहार और देश के अन्य राज्यों के मतदाता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना वो अपने हितों के बारे में सोचते हैं। उम्मीद करते हैं कि पीके की आवाज को देश की मतदाता ठीक ठीक समझे। दोस्तों, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि बिहार भारत के सबसे बड़े पिछड़े राज्यों में से एक विकास के मामले में आगे क्यों नहीं हो पा रहे? बिहार अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कई संभावनाओं के बावजूद कई समस्याओं का सामना कर रहा है। गरीबी एक चिंताजनक समस्या है, जिसमें बड़े हिस्से की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। शिक्षा भी एक मुख्य चुनौती है। साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत के साथ मिलकर केवल 50% के आसपास ही रह गया है। दोस्तों, बेरोजगारी दरें भी उच्च है। नौकरी के अवसरों की कमी के कारण कई लोग काम के तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास कर रहे हैं। ये काफी चिंताजनक है। ये मुद्दे सिर्फ संख्याएं नहीं है दोस्तों, ये बिहार में जीवन की कठिनाइयों का नकली चेहरा है। यह एक राज्य है जहां संभावनाएं दबाई जाती हैं, सपने कुचले जाते हैं और प्रगति धीमी होती जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बिहार की समस्याएं जटिल और बहुपक्षीय है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। इस प्रश्न को समझने के लिए राज्य को आकार देने वाली राजनीति की जांच करना और उसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीतिक प्रदृष्टि विभिन्न विचारधाराओं और ऐतिहासिक घटनाओं के धागों से बनी हुई एक जटिल चित्र है। दोस्तों, राज्य में मुख्य पार्टी जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी रहे हैं। जेडीयू जिसे नीतीश कुमार नेतृत्व किया है और आरजेडी जिसे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार नेतृत्व करते हैं।
इन दोनों पार्टी ने पिछले 2 दशक से अधिक समय के लिए सत्ता को संभाल रखा है। दोस्तों, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की कुश्ती के सतह के नीचे एक गहरी समस्या बैठी है, वो है भ्रष्टाचार। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता इस राज्य को और अधिक दलदल की ओर ले जाता है, जिसका परिणाम यह है कि बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में पीछे रह गया है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि राज्य के सुधार के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने कानून और व्यवस्था में सुधार करने में कदम उठाए हैं। कई योजनाओं से महिला साक्षरता दरों में भी बढ़ावा मिला है। हालांकि इन प्रयासों के अवसर राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के बड़े किस्से की छाया में छोड़ दिया जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें विशाल संभावना और मानव पूंजी है, लेकिन राजनीतिक परिदृष्टि से कई बार प्रगति के लिए नहीं बल्कि बाधा के रूप में कार्य किया जाता है। स्पष्ट है कि राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने बिहार की संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसे बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? दोस्तों, कई चुनौतियों के बावजूद बिहार के विकास और समृद्धि की संभावनाएं अधिक है। इस संभावना को खोलने की कुंजी उसकी समस्याओं के मूल कारणों का सामना करने, मजबूत प्रभावी समाधानों को लागू करने में है। बेहतर शासन की आवश्यकता है। बिहार की सरकार स्पष्ट, जिम्मेदार और अपने लोगों के कल्याण पर केंद्रित होनी चाहिए। इसी वजह से हमें एक ऐसे सरकार की जरूरत है जो बिहार की समस्या को समझे, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन को बेहतर बनाए और आम लोगों के हित के लिए काम करे। इस कार्य में हम लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है। हमें जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना होगा। हमें वैसे लोगों का चयन करना होगा जो हमारे बेहतरी के लिए काम करे और सिर्फ काम करे। दोस्तों, आप देख रहे थे रियलिटी रिवील्ड विद रंजीत। दोस्तों, इन सारी जानकारी को जुटाने में मेरी मदद की है राजेश ने। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।